Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, this is our first video which is related with revision concept. Okay students, as you know very well that our revision test has started, unit test has started. So unit test में आपके जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8. So let us start revision concept of chapter number 7, sources of business finance. Number 1, concept of business finance. Concept of business finance or meaning of business finance is the same. Business finance क्या होता है? Business finance means to capital fund or credit fund that is invested in the business. Okay? कैपिटल फंड एक ओनर्स ने अपने पास से लगाया, एक क्रेडिट फंड फॉरवर्ड फंड की फॉर्म में कैपिटल फंड या फिर क्रेडिट फंड ओनर्स जब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ओके, बिजनेस फाइनेंस मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेनेवर दिस इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस. जब कभी भी फाइनेंस की नीड बिजनेस में है, ओके, दैट इज अवेलेबल ईच एंड एवरी टाइम इन द बिजनेस बिकॉज बिजनेस फाइनेंस इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस को हम लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस has depend on the sufficient fund of money. Each and every business activity, ठीक है, कोई भी बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी हमारे फाइनेंस के सफिशिएंट फंड पर ही डिपेंड करती है. दैट्स वाई बिजनेस फाइनेंस इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. ईच एंड एवरी एक्टिविटी से क्या मतलब है? दैट इज रिलेटेड विद द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. हमें अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है, सफिशिएंट फंड की नीड होती है. दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. जस्ट लाइक अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. हमें हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्ट इन विच टाइप ऑफ एसेट्स. ठीक है, जब कभी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तब भी हमें क्या है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है. और ये चीज़ डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पर. अगर आप लार्ज स्केल का बिजनेस स्टार्ट करें देन लार्ज अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. ओके, देन हम जब स्मॉल स्केल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब हमें कंपैरेटिवली लार्ज स्केल बिजनेस से कम फंड की रिक्वायरमेंट है, बट रिक्वायरमेंट होती जरूर है. दैट टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेसेस लेंथ. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल करंट एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट ज़्यादा है और करंट लाइबिलिटीज कम है, तो इनका जो डिफरेंस कहलाता है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. एक बार हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करते हैं. देन फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए? क्योंकि हम जितना भी कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए. देन स्टूडेंट, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बाद में वर्किंग कैपिटल आ जाती है. दैट मीन्स मैंने आपको बताया एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. देन टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी. मैंने ये आपको रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ, तो किसी भी फर्म की ग्रोथ और उसको एक्सपेंड करने के लिए भी हमें फंड की, फाइनेंस की मस्ट रिक्वायरमेंट होती ही होती है. देन एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ए बिजनेस कंसर्न. नाउ
अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस पर। ये नेचर था, आपको 3 नेचर्स बताए गए कि जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्रोथ एंड अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। देन जब सफिशिएंट फंड अवेलेबल होता है तब हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है। सफिशिएंट फंड है दैट विल बी इन्वेस्टेड इन रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेंगे, टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो फिक्स्ड एसेट जितनी भी हैं उन सबको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए वो फंड हमारे लिए कामयाब रहेगा। द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम का क्या मतलब है? लाइबिलिटीज जो भी हमारी ड्यूज अमाउंट्स हैं उनको पेड करने के लिए भी हमारे पास फंड होना चाहिए। तो हमने जो भी अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस जो प्रोमिसेस कर रखे हैं वो सब हम टाइम पर पूरा कर सकते हैं, बट उसको टाइम पर पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो हम फिक्स्ड एसेट्स को चेंज करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, तब भी फंड की ज़रूरत होती है। अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पूरा करने के लिए, फर्म के किसी भी फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए भी हमें सफिशिएंट फंड की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी होती है। एंड द फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कोई भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अगर सफिशिएंट फंड नहीं होगा तब हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फंड में फर्म में नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देन स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देयर आर 2 types of sources on the basis of ownership. First is owners fund and second is borrowed fund. Okay, owners fund, that fund invested by the owner itself, that is called owners fund. Owner जो अपने पास से फंड अवेलेबल करवाता है that is called owners fund, and जिसको हम borrowed करते हैं other source not rather than owners। ओनर से अलग हटकर हमने जो भी अदर सोर्स से फंड को रेस करके और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज द पार्ट ऑफ बोरोड फंड। जिसमें हम फंड को बोरो कर रहे हैं वो बोरोड फंड का पार्ट है, या फिर जिसमें हमने ओनर्स ने अपने पास से फंड अवेलेबल करवाए, दैट इज द पार्ट ऑफ ओनर्स। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डिफरेंस तैयार करेंगे, तो डिफरेंस में फीचर्स पर आ जाते हैं ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। आप फीचर्स तैयार कर लेंगे तब आपका डिफरेंस ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल, दैट इज द फीचर ऑफ ओनर्स फंड। ओनर्स फंड परमानेंट कैपिटल का सोर्स है, क्योंकि कभी भी अपने लाइफ टाइम में ओनर्स फंड में लगाया हुआ पैसा रिफंडेबल नहीं होता है। जब तक फर्म कंटिन्यू है तब तक ओनर का पैसा फर्म में इन्वेस्ट रहेगा, तो इट इज द पार्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल का क्या मतलब है कि बोरोड फंड में रिस्क नहीं होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर ये चीज कही गई है कि प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, रिस्की कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि डिपेंड ऑन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। जैसे जैसे रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी इंक्रीज होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग इनका भी रिटर्न क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। अगर अर्निंग ज़्यादा है तो इनकी रिटर्न भी ज़्यादा हो जाएगी, अर्निंग कम है तो इनके पास रिटर्न भी कम आएगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रिस्की कैपिटल। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। ठीक है, हम यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ओनर्स फंड पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर इशूइंग एनी ओनरशिप सिक्योरिटी सोर्सेज। जैसा कि यहाँ पर मैं आपके सामने डिफाइन करूँगी अभी कि सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो वहाँ पर किसी सिक्योरिटी को इश्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अदरवाइज बोरोड फंड में हमें सिक्योरिटीज इश्यू करनी पड़ती है और वो भी फिक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटी इश्यू करते हैं, जिसके बिहाफ पर हम लोन या फिर बोरोड फंड को कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड, सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड में हम अपने इन सोर्सेज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेम बोरोड फंड पर आ जाते हैं, तो जैसा कि सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल ओनर्स फंड में हमने पढ़ा फीचर में, तो बोरोड फंड में
बोरोड फंड इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम। क्यों? क्योंकि जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट तो टाइम पर हम पेड करते ही रहते हैं, बट प्रिंसिपल अमाउंट को भी मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद रिफंड करना पड़ता है। बोरोड फंड कभी भी रिफंडेबल नहीं होता है। रिफंड का मतलब पेड बैक नहीं किया जाता ओनर्स फंड को, बट बोरोड फंड को पेड बैक आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड किया जाता है। सिक्योरिटी, ओनर्स फंड में देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर इश्यू एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी, बट बोरोड फंड में हमें फिक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम बोरोड फंड ऑनर्स फंड का अगर कंपैरिजन करें तो देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब रेट ऑफ अर्निंग कंपनी का इंक्रीज होता जाएगा उसी के साथ साथ ओनर्स फंड की रिटर्न भी इंक्रीज होती जाती है, और जिस साल कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है उस बार ओनर्स फंड को रिस्क बियर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न के लिए क्लेम नहीं कर सकते। बट बोरोड फंड में रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमें, जैसा अगर आपने 6% पर एनम पूरे साल का 6% का इंटरेस्ट जाना है तो वो जाना ही है, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या फिर फर्म को लॉस हो। लॉस की कंडीशन में भी ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है टू पे इंटरेस्ट ऑन आर बोरोड फंड पर। कंट्रोल कंसिडरेशन में अगर हम कहें तो ओनर्स फंड का फुल्ली कंट्रोल होता है कंपनी के मैनेजमेंट में, अपनी फर्म के मैनेजमेंट में, बट बोरोड फंड होल्डर कभी भी हमारे मैनेजमेंट में या कंपनी के कंट्रोल में कोई भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड पर अगर हम आते हैं तो सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड में डिबेंचर्स आ जाती हैं, आपके पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाता है, आपके इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम चाहे फीचर्स तैयार करें या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस तैयार करेंगे। देन नाउ सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड में स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सोर्सेज लिख रखे हैं। ओनर्स फंड जैसा कि आपको बताया कि दैट फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इटसेल्फ, तो ओनर्स अपनी ही तरफ से जितना भी फंड फर्म में इन्वेस्ट करता है दैट इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर is the smallest capital of registered capital, smallest unit of registered, और जो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर हम अपनी कैपिटल को सब्सक्राइब करवाते हैं, उस कैपिटल का स्मॉल यूनिट में अगर हम उसको डिवाइड कर दें दैट इज द पार्ट ऑफ शेयर्स। ठीक है। देन शेयर्स कंपनी इश्यूड करती है, कोई भी सोल प्रोप्राइटर अपनी तरफ से किसी भी शेयर को इश्यू नहीं कर सकता। शेयर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट हैज कंपनीज विल बी इश्यूड, जो कंपनी इश्यूड करेगी। दिस इज द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट also these are the part of owners fund securities। owners fund securities में preference shares और equity shares दोनों ही आते हैं। equity shares जिनके पास, equity और preference shares में क्या difference होता है? preference shares के पास में there are 2 special rights, और वो special rights क्या है? एक तो payment of dividend और the repayment of investments amount during winding up ओवर द इक्विटी शेयर्स। ठीक है। इक्विटी शेयर्स से पहले डिविडेंड का पेमेंट, एनुअल डिविडेंड ऑफ पेमेंट किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दिया जाएगा। एंड रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है। जब कंपनी बाइंडिंग अप, जब कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को क्लोज्ड कर रही होती है, उस कंडीशन में इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स को ही अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट रिफंड मिलती है, रिफंडेबल होती है। मैंने आपको बताया जैसा कि ओनर्स फंड परमानेंट कैपिटल है, परमानेंट, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक ओनर्स फंड चलेगा, वो रिफंडेबल नहीं होता। बट बोरोड फंड रिफंडेबल होता है क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो अमाउंट हमें वापस कर दी जाती है। इसी को हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के मीनिंग में डिफाइन कर दिया। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव नो स्पेशल राइट। कौन से 2 स्पेशल राइट नहीं होते हैं?
एक तो एनुअल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, एंड इस तरीके का कोई स्पेशल राइट नहीं है कि फर्स्टली हम इक्विटी शेयर्स को इन्वेस्टेड अमाउंट को बाइंडिंग अप के टाइम पर रीपेमेंट कर दें। ये दीज टू स्पेशल राइट्स किसके पास होते हैं? ओवर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पास, और इसी वजह से इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर भी कहा जाता है। देन प्राइमरी रिस्क बियरर, जैसा कि इक्विटी शेयर्स के फीचर्स में बताया गया था आपको, प्राइमरी रिस्क बियरर का क्या मतलब है? जब कभी कंपनी को लॉस हो जाता है तो लॉस की कंडीशन में या फिर प्रॉफिट अर्न हुआ, प्रॉफिट अर्न करके प्रॉफिट का सारा पोर्शन डिविजिबल हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया अमंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अमंग क्रेडिटर्स, अमंग डिवेंचर होल्डर्स या फिर एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इनके पास प्रॉफिट का कोई पोर्शन नहीं बचता है तो ये कोई भी क्लेम नहीं करेंगे, प्राइमरी रिस्क बियरर हैं। क्यों? लॉस की कंडीशन में सबसे पहले इन्हें रिटर्न देने की कंपनी को कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड, ठीक है। और इक्विटी के पास अगर कुछ भी फंड बचेगा और प्रेफरेंस को ना दे तो ये राइट इनके पास नहीं है, क्योंकि फर्स्टली पेमेंट ऑफ डिविडेंड किसको करना पड़ता है? प्रेफरेंस को करना पड़ता है ओवर इक्विटी, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी रिस्क बियरर। फर्स्टली सबसे पहले अगर कंपनी लॉस करेगी, लॉस होगा कंपनी को, तो उस हैवी लॉस की कंडीशन में सबसे पहले रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बियर करना पड़ेगा। क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, जितना भी प्रॉफिट, अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट प्रॉफिट पूरा खत्म हो चुका है, इक्विटी के लिए नहीं बचा, कोई बात नहीं, लेकिन अब सबको देने के बाद में भी जितना भी प्रॉफिट का पोर्शन रह जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट पोर्शन, दैट शुड बी डिवाइडेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिस फॉर लोन्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड, ठीक है। जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के होते हैं, इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्विटी की कॉस्ट तो ज़्यादा होती है बट ये रिस्क ही कम होते हैं, तो इनके बेस पर जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, या ऐसी पब्लिक, उसको लगता है कि भैया इस कंपनी के इक्विटी शेयर ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है इस कंपनी की, तो वो उस कंपनी को लोन देने को भी रेडी हो जाते हैं। कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जब रियल ओनर है तो फुल्ली कंपनी को कंट्रोल कौन करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स करेंगे। हायर प्रॉफिट एंजॉयबल करते हैं, जितना भी प्रॉफिट का रेसिडुअल पार्ट बचता है दैट शुड बी डिवाइडेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्री एम्पटिव राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्री एम्पटिव राइट का मीन्स क्या होता है? एंड दिस इज ओनली द राइट हैज गिवन टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। प्री एम्पटिव का मतलब है व्हेन एवर कंपनी इश्यूड न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, कंपनी से भाई कभी ना कभी तो शेयर्स इश्यूड होते ही हैं, तो जब कभी भी कंपनी नए शेयर्स कंपनी मार्केट में इश्यूड करती है तो बिफोर इशूइंग दीज न्यू सिक्योरिटीज इन द मार्केट, फर्स्टली दीज न्यू सिक्योरिटीज ऑफर्ड इन फ्रंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने ऑफर रखी जाती है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन फर्स्टली यू कैन परचेज इट, एंड उसके बाद अगर उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, उसी के बाद ही वही न्यू सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यूड कर दी जाती हैं। तो इसको बोलते हैं प्री एम्पटिव राइट, कि पहले नई चीज़ जो भी आएगी, नया शेयर मार्केट में आएगा तो उससे पहले, मार्केट में जाने से पहले वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ऑफर किया जाता है। और परमानेंट कैपिटल तो मैंने आपको बता ही दिया कि परमानेंट कैपिटल, क्योंकि ओनर्स फंड का पार्ट है, ओनर्स फंड जब परमानेंट होता है तो इक्विटी शेयर्स भी क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पर। जैसा कि इसके मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दो शेयर्स विच हैव टू स्पेशल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स, एंड दीज आर एक तो पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड and repayment of invested capital at the time of binding up of the company। तो इक्विटी शेयर से ऊपर इनके पास दो स्पेशल राइट्स होते हैं। देन इसके हम फीचर्स पर अगर आ जाएं तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन इक्विटी का
जो फिक्स रेट, डिविडेंड क्या होता है बेटे, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास जो रिटर्न आती है वो कंपनी की फॉर्म में अगर हम बोले तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर्स पर रिटर्न को डिविडेंड बोला जाता है, चाहे वो प्रेफरेंस की हो या फिर इक्विटी शेयर्स की रिटर्न हो। ठीक है, शेयर्स की रिटर्न को हम डिविडेंड की नाम देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न कभी भी फिक्स्ड रेट से नहीं दिया जाता, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के रेट से दिया जाता है। नो सिक्योरिटी, there is no requirement for issuing any fixed type of security because these are also the part of owners fund. Voting rights, preference shareholders have no voting right, they don't have control over the company, क्योंकि स्पेशल राइट किसके पास होता है, कंपनी को कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट इक्विटी के पास होता है, प्रेफरेंस के पास नहीं होता है। एंड हाइब्रिड सिक्योरिटी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। जैसा कि मैंने बताया प्री एम्पटिव राइट इक्विटी से रिलेटेड है और प्री हाइब्रिड सिक्योरिटीज इज रिलेटेड विद द प्रेफरेंस शेयर्स। हाइब्रिड सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स हैव इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ फीचर्स, वन फीचर ऑन द बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड वन फीचर ऑन द बिहाफ ऑफ डिवेंचर्स, जो कि आप बॉरोड फंड में पढ़ेंगे, पढ़ चुके भी हैं, रिवीजन में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रेफरेंस के पास इक्विटी का फीचर कैसे है, बिकॉज जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ओनली गेट डिविडेंड एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि लॉस की कंडीशन में इक्विटी कभी भी क्लेम नहीं करता है, सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कभी क्लेम नहीं करेगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले रिटर्न इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलेगी। ओके, देन डिवेंचर्स की तरह इनके पास क्या फीचर होता है, जस्ट लाइक डिवेंचर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो हैव और गेट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट देना है, तो दिस इज द फिक्स्ड। सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिवेंचर होल्डर्स की तरह फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दी जाती है। 10% आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा प्रेफरेंस शेयर्स में उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगी डिविडेंड की फॉर्म में, तो दिस रेट इज फिक्स्ड, बट इक्विटी का रेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। एंड नो फिक्स्ड लायबिलिटी, नो फिक्स्ड लायबिलिटी की कोई कंपनी की फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है कि प्रेफरेंस को देना ही देना है, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तब उन्हें रिटर्न देगी, और प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो रिटर्न नहीं देगी। ओके स्टूडेंट्स, शेयर्स हो जाते हैं, शेयर्स के बाद हम आ जाते हैं अपनी रिटेन्ड अर्निंग पर। रिटेन्ड अर्निंग, दिस इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हमने ना सैलरी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया ना अपने इक्विटी को नहीं दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट गेनर होता है प्रॉफिट का। ठीक है, सबको देने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, अपनी सारी लीगल ऑब्लिगेशंस पूरा करने के बाद इक्विटी को मिल रहा है, और वो ये कह रहे हैं इक्विटी को भी नहीं दिया, तो वो प्रॉफिट का पोर्शन क्या कहलाएगा, हमारी रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। और शॉर्ट में अगर इसका मीनिंग करें तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो आपने किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट कहलाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनली जनरेटेड। ठीक है, ये कंपनी की खुद की सेविंग्स हैं, एक तरीके से सेव पार्ट है, तो हमें किसी से भी कंसल्ट करने की भी नीड नहीं है कि भैया ये कंपनी की सेविंग है, क्या इसको खर्च कर दें या नहीं कर दें। ओके, सबसे पहला फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, सेविंग से रखी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग रखी हुई है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो कभी भी न्यू प्रोजेक्ट्स आपके पास आएगा, एक दूसरे का मुंह देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास सेविंग्स रखी हुई है, उसको हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिटेन्ड अर्निंग का यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड, रिटेन्ड अर्निंग जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। किस तरीके से, बाई इशू ऑफ बोनस शेयर्स की फॉर्म में। ओके,
जब रिटेन अर्निंग बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में कंपनी को क्या हो गया, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न हो गया, लेकिन हमने चलो इक्विटी को भी दे दिया, तब भी प्रॉफिट कुछ बच रहा है, या हमने अपनी टर्म एंड कंडीशंस कुछ फैक्टर्स को माइंड में रख के रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखते जा रहे थे और इक्विटी को कम रेट से डिविडेंड हमने दे दिया, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न तो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। तो सरप्लस रिटेन अर्निंग को हम ओनरशिप शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म क्या कहलाएगी, जब हम रिटेन अर्निंग को ओनरशिप सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ बोनस शेयर्स। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स होता है, ठीक है, मोस्ट डिपेंडेबल, कि भाई बोरोड फंड पे अगर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो ये तो लीगल ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज कंपनी की बढ़ा देगा। इस वजह से कहते हैं कि बोरोड फंड में लायबिलिटीज बढ़ जाती है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग तो कंपनी की खुद की सेविंग्स है, तो हमें किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड होने की नीड इसमें नहीं होती है। एंड नो इंटरफेरेंस, ठीक है, जब हम रिटेन्ड अर्निंग का कोई भी इश्यू आता है तो यहाँ पर किसी के इंटरफेरेंस की नीड नहीं है, कंपनी का खुद का पैसा है, कंपनी चाहे तो उसको इन्वेस्ट करे, बोनस शेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इक्विटी में कन्वर्ट कर दे, या फिर पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग डिविडेंड की फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं GDR, ADR एंड IDR। फर्स्टली वी कंफर्म देयर फुल फॉर्म्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट एंड IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ओके, ये तो इसके फुल फॉर्म्स होंगे। देन मैंने आपको इसका बताया था, डिटेल बताई थी कि व्हेन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, व्हेन इंडियन कंपनीज वांट्स टू रेज फंड, कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जब इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी अब रेस करनी है, क्योंकि इंडियन करेंसी रेस करने के लिए तो उन्होंने क्या चीज इश्यू कर दी थी, दीज टाइप्स ऑफ, मतलब एक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे थे। तो ये शेयर्स सिर्फ आप अपने इंडिया में इश्यू कर सकते हैं, अपनी कंट्री में, ठीक है। लेकिन तो अपनी कंट्री से तो आपको फंड कंपनी को कैसा मिलेगा, कैश की फॉर्म में, इंडियन करेंसी की फॉर्म में मिलेगा। अब हमें फॉरेन करेंसी की नीड है, तो इंडियन कंपनीज क्या चीज इश्यू करेंगे, इंडियन कंपनीज कैन इश्यू GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड सिक्योरिटीज। तो देख लीजिए, मैंने आपको ओनर्स फंड में ही GDR, ADR और IDR पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड सिक्योरिटीज। इक्विटी शेयर्स की ही फॉर्म होती है, ये भी एक रिसीप्ट की फॉर्म में इश्यू किया जाता है। एंड इक्विटी शेयर्स इश्यूड अगेंस्ट GDR आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। ओके, इंडिया में तो दो डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL। इन दोनों डिपॉजिटरीज में कौन सी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे कि जब फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को जब इंडियन करेंसी की नीड होगी, तब फॉरेन कंपनीज क्या चीज इश्यूड करेंगे, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है फॉरेन कंपनीज की फॉर इशूइंग इंडियन करेंसी। तो फॉरेन कंपनीज IDR कहाँ पर इश्यूड करेंगे, ऐसी इंडियन डिपॉजिटरीज में। इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल कंपनीज इश्यूड करेंगे इंडिया में IDR और इंडियन डिपॉजिटरीज के पास में। तो इंडियन डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, एक तरीके का होल लॉट यहाँ पे सिक्योरिटीज का कलेक्टेड रखा होता है, ठीक है। तो उन डिपॉजिटरीज ने कैश तो इंडियन करेंसी दे दी फॉरेन कंपनीज के पास में, और फॉरेन कंपनीज ने उस डिपॉजिटरीज के पास क्या चीज कलेक्ट करवा दी, अपना IDR। सेम वे इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी की नीड है, तो इंडियन कंपनीज क्या चीज इश्यू करेंगे, GDR फॉर रेजिंग फंड्स,
for raising funds in the form of foreign currency, in the form of GDR, foreign करेंसी। तो GDR इश्यूड कर दिया इन्होंने, ठीक है, तब GDR इश्यूड करा। और इंडियन कंपनीज इक्विटी शेयर्स को उन्हीं डिपॉजिटरीज के पास, इंटरनेशनल बैंक्स जो डिपॉजिटरीज की फॉर्म में काम करते हैं, डिपॉजिटरी में बार बार आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ऐसी डिपॉजिटरीज एक तरीके के जैसे वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे तो कंपनीज अपने और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करते हैं, अपने होल लॉट को पूरा इकट्ठा करके रख देते हैं, स्टॉक होता है वहाँ पे, उस स्टॉक को क्या बोलते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। तो कंपनीज की सिक्योरिटीज कहाँ पर जाके, क्या रास्ते में पड़ी हुई होती हैं? नहीं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज भी चाहे आपकी इंडियन कंपनीज की सिक्योरिटीज हो या वहाँ से फॉरेन कंपनीज की इश्यू करी हुई सिक्योरिटीज आती हैं, ये सब एक डिपॉजिटरीज में जाके कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे कैश भी होता है और ये सारी डिपॉजिटरीज इन्वेस्टर्स और कंपनीज के बीच में मिडिल मैन का वर्क करती हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉन्टेक्ट कभी भी आपस में नहीं होता, इन्वेस्टर और कंपनी का, इन दोनों के बीच में एक मिडिल मैन वर्क करता है जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरीज, डीपी बोलते हैं वैसे तो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। देन हम आ जाते हैं GDR, उसके बाद में IDR में मैंने आपको बताया, एंड ADR रह गया, इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, एंड दीज आर ओनली बी इश्यूड बाय अमेरिकन सिटीजन्स और फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द अमेरिकन डिपॉजिटरी, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको ओनर्स फंड के सोर्सेज के बारे में, बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बोरोड फंड के सोर्सेज को एक्सप्लेन किया जाएगा और इस तरीके से आपके इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी कंफ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ रिवीजन क्लास, then you can ask me very clearly, okay, and you also solved a mock test paper, okay students, thank you.